बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। अब से थोड़ी ही देर पहले सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें मौजूदा विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास हुआ। कल मंगलवार को जेडीयू विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई थी। कल ही बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी और इसके बाद कल होने वाली एनडीए की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। खबर है कि 20 नवंबर को गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। विधानसभा का आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और नए विधायक चुन लिए गए हैं। इसलिए आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। यही विपक्ष के लोग तो बोल रहे थे कि बहुमत मिलेगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ होगी। तो क्या स्थिति है सब लोगों को मालूम है। लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे, जनता को भड़का रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सीएम बदल दिया इन लोगों ने यह होगा, लेकिन सब लोग देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। अब आपको बिहार में कैबिनेट मंत्रियों की संभावित लिस्ट भी दिखाते हैं। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन पहले भी मंत्री रह चुके हैं, मंगल पांडे, हरी सहनी, विजय सिन्हा को मंत्री बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं जेडीयू कोटे की। तो जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी जो पहले भी मंत्री रहे हैं फिर से एक बार मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज और सुनील कुमार को मंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी ने भी 19 सीटें हासिल की हैं और ऐसे में उनके कोटे से राजू तिवारी, संजय पासवान, डेहरी विधायक राजीव रंजन मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर हम जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करते हैं तो उनके बेटे संतोष सुमन और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा, यहां से एक नई एंट्री हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनाया जा सकता है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐसी हार मिली जिसकी उसने खुद उम्मीद नहीं की थी। राहुल गांधी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बुरी हार होगी। राहुल को उनकी वोटर अधिकार यात्रा भी काम न आई। ऐसा झटका लगा कि कांग्रेस महज 6 सीटों पर सिमट कर रह गई। उधर बिहार में हार मिली और इधर पटना से लेकर दिल्ली तक हार पर मंथन होने लगा और खबर है कि इस मंथन में कांग्रेस ने हार का ठीकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 6 सीटों पर सिमटी कांग्रेस ने करारी हार पर मंथन किया। कांग्रेस ने राहुल गांधी और खड़गे की मौजूदगी में एक बड़ी समीक्षा बैठक की जिसमें हार की वजहों पर खुलकर चर्चा हुई। कांग्रेस की कमियों पर बात हुई, फिर महागठबंधन की रणनीति और नेतृत्व पर सवाल उठाए गए। हार के मंथन से जो निकला वो ये कि कांग्रेस नेताओं ने हार की 7 वजह गिनाई, जिसमें हार का ठीकरा आरजेडी और तेजस्वी यादव पर फोड़ने की कोशिश हुई। कांग्रेस नेताओं का पहला आरोप है कि सीट बंटवारे के दौरान आरजेडी ने कांग्रेस को कुल 61 सीटों में से 23 सीटें ऐसी दी जहां कांग्रेस और न ही आरजेडी कई चुनाव से जीत पाए थे। 15 सीटें ऐसी थीं जहां दोनों दलों ने सिर्फ एक बार ही जीत दर्ज की थी, यानी कांग्रेस को सिर्फ 14 असली जिताऊ सीटें मिली थी, जिसमें से वो 6 सीटों पर सिमट गई। तो ये तो एक अजीब ही किस्म का तमाशा है कि हर चीज में हार जाओ तो जो है राहुल जी जिम्मेदार है और जीतने को उन्हें श्रेय नहीं देते। तो ये तो अजब गजब तमाशा है, ऐसे जो है थोड़ा होता है। कांग्रेस के हार की दूसरी बड़ी वजह बनी तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने का दबाव। कांग्रेस ने माना कि इससे मुस्लिम वोटों में नाराजगी हुई और उनका ज्यादा फायदा ओवैसी और जेडीयू को मिला। दलित और सवर्ण मतदाता भी इससे दूर हो गए।
कांग्रेस ने तेजस्वी के प्रचार और नेतृत्व को भी लगातार कमजोर बताया। कांग्रेस की समीक्षा रिपोर्ट में ये कहा गया कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जैसे अनुभवी चेहरे की बराबरी नहीं कर पाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब सीएम के मुकाबले का चेहरा ही कमजोर हो तो गठबंधन की बाकी मेहनत बेकार होती है। हार के मंथन के दौरान कांग्रेस ने तेजस्वी यादव पर एक और तोहमत मढ़ी, वो ये कि 5 साल तक विपक्ष में रहने के बावजूद आक्रामकता नहीं दिखाई और चुनाव प्रचार के आखिरी वक्त में वादों की झड़ी लगा दी, जबकि उन्हें राहुल गांधी के रोजगार, पलायन, किसान संकट जैसे मुद्दों को मुखर होकर उठाना चाहिए था। कांग्रेस के मंथन के मुताबिक तेजस्वी के आखिरी दिनों में रोज 18 रैलियों का कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस ने बैठक में ये भी माना कि बीजेपी ने इस बार जबरदस्त ग्राउंड गेम खेला। पार्टी ने दूसरे राज्यों से सैकड़ों नेता कार्यकर्ता बिहार भेजे। इसके अलावा जीविका दीदियों को चुनाव के दौरान भी 10,000 रुपए मिलते रहे, जिससे महिला मतदाताओं ने बीजेपी को बढ़त दिलाई। समीक्षा के बाद कांग्रेस ने नया प्लान तय किया है। पार्टी आने वाले दिनों में वोट चोरी, ईवीएम गड़बड़ी और एसआईआर से जुड़े आंकड़े जुटाएगी और उन्हें सार्वजनिक करेगी। प्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। कांग्रेस ने वोट चोरी और चुनाव आयोग बीजेपी की मिलीभगत को बड़ा मुद्दा बताया और आगे भी इसे उठाने की बात कही। बिल्कुल वो इसी के वजह से हुआ है, इसी ने मदद की है और ऐसे जो ये रिजल्ट आए कोई भी उसमें सहमत नहीं है और राहुल जी कल सब लोग उसके साथ मिल रहे हैं, जितने भी जवान युवक हैं सब उनके साथ जुड़ेंगे और आंदोलन करेंगे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये कोई चुनाव ढंग का नहीं था और दोबारा चुनाव होने चाहिए वहाँ। दिल्ली में हुई इस बैठक के बाद अब कांग्रेस दिसंबर में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की प्लानिंग कर रही है, जिसमें वोट चोरी और एसआईआर की गड़बड़ी का मुद्दा होगा। इस रैली में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सभी दलों को बुलाएगी।